स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Chapter number 8 is electromagnetic waves. This is chapter number 8. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम के अंदर ही आते हैं स्पेक्ट्रम। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विजिबल के अंदर क्या आता है? विजिबल मतलब व्हाइट लाइट, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो स्पेक्ट्रम है मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो गामा, जी फॉर गामा रेडिएशंस, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इसको याद रखने के लिए ये पैटर्न बनाया गया है, ये कोडिंग दी गई है। गंजा क्षितिज उस वक्त इतना मतलब ये रहेगा, इससे आप इजीली इसको याद रख सकेंगे। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में। एरो लगाया मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ को, इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है। गामा रेज स्टील को भी 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ इधर को बढ़ रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ, फिर वेवलेंथ ऊपर को कम हो रही है, वेवलेंथ इधर को बढ़। यू नो दैट C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो C बाई न्यू इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है ऑर्डर का, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, frequency of gamma rays is greater than frequency of X rays is greater than frequency of ultraviolet is greater than frequency of visible is greater than frequency of infrared is greater than frequency of micro is greater than frequency of radio। एक क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है। वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ जो है सबसे, वेवलेंथ ऑफ गामा रेडिएशन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ X rays is less than wavelength of ultraviolet is less than wavelength of visible is less than wavelength of infrared is less than wavelength of microwave is less than wavelength of radio wave। ये दोनों में से कोई एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इसमें आपको जो है प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसकी। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता किसी बच्चे का। ओके, कोडिंग याद है ये? आरुषि चल कोडिंग पढ़ एक बार, क्या लिखा है? सर गंजा क्षितिज उस वक्त इतना मतलब ही रहेगा। ठीक है, ये और बनाओ कुछ? सर ठीक है, ये भी ये ठीक है। और एक और बन सकती है, गाड़ी, जी से गाड़ी, XUVI, महिंद्रा ऑन रोड, गाड़ी XUVI महिंद्रा ऑन रोड, ये भी है। अब आपको कौन सा अच्छा लगा? सर दूसरा, दूसरे वाला, एज यू विश, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, गाड़ी XUVI महिंद्रा ऑन रोड या फिर गंजा क्षितिज उस वक्त इतना मतलब, दोनों ही। इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको पहले वेव, हम वेव की बात कर रहे हैं, हम वेव को समझेंगे कि व्हाट इज वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इसमें और मैग्नेटिक कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैथमेटिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ यहीं से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। देखो ध्यान से देखना, ऊपर जो बनाई गई है डायग्राम, इसमें ये वेव है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे बनाया गया ऊपर। ये दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, राइट। ये वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और ये मैंने वाई एक्सिस लिखा हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज
जेड एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर इज आई कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ये है, ये भी माइनस ई नॉट है इधर को, और मैग्नेटिक कंपोनेंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट बी, ये बी मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर है। मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव क्या कैसी होगी, उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है जो मूव कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है अच्छे से। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया गया है E इज इक्वल टू ई वाई जे, जे डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का डायरेक्शन किस साइड है, और इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, थीटा यहाँ पे है फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी। 11th स्टैंडर्ड में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव को कैसे रिप्रेजेंट करना है वहां पे ये पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू, और ये जे साइड, दिस इज अलोंग जे साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जे साइड। और मैग्नेटिक कंपोनेंट बी इज इक्वल टू बी जेड के, मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है जेड के साइड है। कहने की बात जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये आपस में परपेंडिकुलर है। और दिस वेव इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें the wave is said to be transverse in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the motion। तो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है। अब एक तो ये हो गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो फेज डिफरेंस, इसका फेज भी के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसका भी के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस इज जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस इज जीरो। क्या बोला मैंने, अमन यादव माइक ऑन करो। अमन यादव माइक ऑन करो। फेज डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस जीरो, जीरो। फेज डिफरेंस ई और बी के बीच में जीरो, और आपस में परपेंडिकुलर। अब इसकी स्पीड, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर जे साइड है और मैग्नेटिक कंपोनेंट अगर के साइड है, राइट। तो बी नंबर 3 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन, राइट, स्पीड देगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर, ई, ई क्रॉस बी, ई के साइड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किधर आएगा बेटा, क्या आएगा इसका आंसर, जे क्रॉस के। या तो स्क्रू रूल लगा लो, नहीं तो आप डायरेक्ट क्रॉस से लगा लेना, क्रॉस इजी है। बताइए जे क्रॉस के किधर आएगा, आई जे के, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। जे क्रॉस के कितना आएगा बोलो, जे क्रॉस के जल्दी, इज इक्वल टू आई नहीं आएगा, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईएम वेव। ओके, रिप्लाई करो, समझ में आ गया। यस सर। ओके, देखो के क्या था इसमें, के +1 में पढ़ा आपने 2 पाई बाई लैम्डा, के को बोलते हैं वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर के।
और ओमेगा तो आपको पता है 2 पाई बाई टी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टू बाई न्यू, ये है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। और ये ट्रांसवर्स वेव है, इसको, इसकी स्पीड के लिए क्या एक्सप्रेशन है अब, अब देखिए इसकी स्पीड। अब आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा था क्यू वी बी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू से क्यू कट जाता था, वी बी इज इक्वल टू ई। अगर v को मैं c लिख दूं, स्पीड ऑफ लाइट से ये चलती है, तो c बन जाएगा इलेक्ट्रिक डिवाइड बाई मैग्नेटिक कंपोनेंट ई नॉट बाई बी नॉट। इससे हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैलकुलेट करते हैं। स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ EM वेव इज इक्वल टू रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड। ये स्पीड आ गई इसकी। स्पीड के लिए ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड जो है c इज इक्वल टू, ये भी कराया था। कौन बच्चा बताएगा मुझे क्या थी स्पीड वैक्यूम में, somebody tell me। श्रद्धा बताओ जरा, माइक ऑन करके जल्दी। नहीं है याद है? यस सर। बोलो क्या स्पीड। आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में करवाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पहले ही लेक्चर में करवा दिया था मैंने। नवनीत आंसर दो इसका। 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। वो मुझे पता है, ये 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। फॉर्मूला क्या था? नवनीत माइक ऑन करके बताओ जल्दी। श्रद्धा आप तो बताओ। पढ़ते नहीं है तुम लोग, तुम्हें कुछ याद नहीं है, नकल मार के पेपर देते हो और नंबर ले लेते हो। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब श्रद्धा म्यू नॉट की वैल्यू बता जरा। फोर पाई इंटू 10 की पावर -7। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। यूनिट बताओ इसके। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ। ये था, ये होगी स्पीड वैक्यूम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम में भी ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ EM वेव इन मीडियम, मीडियम में स्पीड है 1/√,
इसकी म्यू नॉट हट जाएगा, म्यू एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा भाई, नॉट हट जाएगा। अब आपने ये भी पढ़ रखा है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी पढ़ रखा है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। यहां से एप्सिलॉन आ गया K एप्सिलॉन नॉट, और यहां से म्यू आ गया म्यू आर म्यू नॉट। तो C बन जाएगा 1 बाई रूट म्यू की जगह म्यू आर म्यू नॉट, और इसकी जगह K एप्सिलॉन नॉट। C इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट म्यू आर और K। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इसके बराबर बना मीडियम के लिए स्पीड v से लिखते हैं हम, v से, c से नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर आप गड़बड़ जाने। v ये 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन गया c, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई रूट म्यू आर और K। ये सब MCQ है, ये भी MCQ है। ओके, आगे चलें। डन। रिप्लाई करो। Yes, sir. Maxwell's equations of electromagnetic waves. Maxwell's equations of EM wave. मैक्सवेल्स ने इक्वेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। पहली इक्वेशन उसने बोला, फर्स्ट इक्वेशन इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्रुव शर्मा माइक ऑन करो और गॉस लॉ बताओ इलेक्ट्रोस्टैट में क्या है। ध्रुव, 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 टाइम वेस्ट ना करो मेरा। आर्ष शर्मा माइक ऑन करें। आर्ष शर्मा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आर्ष शर्मा। E dot ds is equal to q upon Yes, sir. epsilon. Phi is equal to integration of E dot ds is equal to q divided by epsilon नॉट। ये था दूसरा। मैक्सवेल ने बोला दूसरी इक्वेशन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ बी डॉट डी एस, ई डॉट डी एस की जगह बी डॉट डी एस। यहां तो चार्ज होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है, टोटल फ्लक्स जो है नॉर्थ पोल, और ये एक पोल से एंटर होती है फ्लक्स और एक से एग्जिट करती है, तो टोटल फ्लक्स जो है जीरो होता है, जीरो। इसका मतलब ये भी है कि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। नंबर 3, फैराडे लॉ ऑफ EMI। फैराडे लॉ ऑफ EMI।
फैराडे लॉ ईएमआई क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई dt। तीसरा लॉ उसने ये बोला, तीसरा मैक्सवेल की इक्वेशंस में। फोर्थ इज मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्चुअल में क्या था भाई, एक्चुअल में ये था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन मैक्सवेल को इससे प्रॉब्लम थी, बोलता है ये लॉ वैलिड नहीं है। कहां पे वैलिड नहीं है मैं बता रहा हूं। इनकंसिस्टेंसी विद एम्पियर सर्कुलर लॉ से क्या था, क्या असुविधा थी। मैक्सवेल ने बोला अगर ये कोई सर्किट है और इसमें कैपेसिटर की ये प्लेट लगी हुई है, if this is a circuit with plates of capacitor, बैटरी लग गई, करंट चलेगा। उसने बोला ये करंट यहां तो ठीक है, यहां पे करंट ग्रो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ गया। लेकिन अगर ये प्लेट ए से बी तक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो बीच में तो कोई स्पेस है, बीच में वायर नहीं है, तो यहाँ पे जो करंट है, ये करंट को इसको जस्टिफाई करो कि यहाँ पे तो ये लॉ वैलिड ही नहीं है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैक्सवेल को असुविधा होगी। उसने बोला यहाँ पे ये वाला करंट वैलिड नहीं होगा, तो उसने इस लॉ को चेंज किया और उसमें बनाया, बोला ये वाला कंडक्टर यहाँ पे ये लॉ टोटल क्या बनना चाहिए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। बोला ये करंट जो है कंडक्शन करंट होना चाहिए। आईसी जो है कंडक्शन करंट, प्लेट के बाहर कंडक्शन करंट, और आईडी जो है ये इसको नया नाम दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। अब देखिए ये बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आएगा। बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है कैसे, you know that phi is equal to q divided by epsilon naught. Differentiate this equation with respect to time. ये बनेगा d phi by dt is equal to 1 by epsilon naught dq by dt। एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, ये dq by dt इधर बचा, इसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। बोला बीच में जो करंट है id इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट बिटवीन प्लेट्स due to changing electric flux। ये जो बीच में करंट है, तो लॉस ने जो बनाया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी
प्लस आई डी आपके पास आया एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। ये बना मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। राइट, बोलो बेटा समझ में आ गया? रिप्लाई करो। Yes, sir. ये डिस्प्लेसमेंट करंट को डिडक्टेड सिलेबस में डाला था, देख लेना, मैंने करवा दिया आपको। वैसे तो ये डिडक्टेड सिलेबस में डाला गया था, लेकिन नो प्रॉब्लम, डू इट। तो यहाँ तक, यहाँ से ये P से लेके A प्लेट तक कंडक्शन करंट रहेगा, A से B तक ये डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद दोबारा कंडक्शन करंट, क्योंकि उसने यहाँ एमीटर लगाया। अगर यहाँ पे करंट जितना था इतना ही करंट उसको यहाँ पे मिला, सेम। तो उसने बोला बीच में तो वायर नहीं है, बीच में करंट कैसे हो गया? बिना वायर के क्या, कौन सा करंट है ये? इस करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। An electromagnetic wave frequency 25 megahertz जो है travels in space along x डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। और उसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू 6.3, डायरेक्शन भी दे रखी है जे साइड, वोल्ट पर मीटर। तो आपसे पूछा है किसी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इतना है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपोनेंट कितना होगा, ये बताना है हमें। तो कहने का मतलब है ये है ईएम वेव, जैसे अभी आपको कराया, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलोंग वाई साइड और ये जे दिया गया है, इसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक कंपोनेंट अलोंग जेड साइड, यूनिट वेक्टर के, और वेव ट्रेवल कर रही है एक्स साइड विद द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट पूछा है आपके पास, क्वेश्चन था E इज इक्वल टू सी बी। मैग्नेटिक कंपोनेंट अगर आपसे पूछा है दैट इज द E बाई सी। E आपके पास दिया है भाई 6.3 वोल्ट पर मीटर, C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, करो कैलकुलेशन। मेरे पास आंसर है इसका आंसर होगा 2.18 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ये अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा 2.18 इंटू 10⁻⁻8। राइट, अब मुझे बताइए डायरेक्शन E क्रॉस B जो मैंने आपको बताया था वो लगेगा E क्रॉस B इज इक्वल टू डायरेक्शन है C, डायरेक्शन। तो E तो दिया है मेरे पास, J क्रॉस K नहीं दिया है, इज इक्वल टू ये स्पीड की डायरेक्शन दी है I साइड। अगर यहाँ पे J क्रॉस, मुझे K ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे तभी आएगा, J क्रॉस K इज इक्वल टू I। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा K कैप टेस्ला। अंडरस्टैंड, रिप्लाई करो। Yes, sir. तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो मल्टीपल आपका यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया एमसीक्यू, एक क्वेश्चन ये हो गया एमसीक्यू। अमीर सूद माइक ऑन करो। Yes, sir. ये चैप्टर टफ नहीं है, आपने पढ़ा होगा ये, जितना मैंने करवाया ना, Yes. ये इतना समझ में आ गया। Yes, sir. आपने बोला था कि सर मुझे टफ लगा ये चैप्टर,
यस सर। मैं आपको बोलूंगा कि मैं सबसे आसान चैप्टर बनाऊंगा इसका, ठीक है। यस सर, आ रहा है समझ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुश्किल लगे आपको, और इसमें से इस नंबर जो है एक भी नंबर गायब नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आपकी आधी समस्या तो यही खत्म हो गई, इस कोडिंग पे है। यस सर। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आगे, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के पैटर्न को पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इधर से या इधर से, गामा और एक्सरे, या इधर माइक्रोवेव और रेडियो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके, इनके सिंगल ही क्वेश्चन है, एक एक दो क्वेश्चन इनके तीनों को। इंफ्रारेड जो हीट आती है लाइट के साथ वो है इंफ्रारेड। या क्वेश्चन ये है कि गामा रे कैसे प्रोड्यूस होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है और वेवलेंथ, इस स्पेक्ट्रम में डिस्कस करूंगा। यहां से एक क्वेश्चन तो बेटा आपका पेट है, ये किसी का गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये आप गाड़ी महिंद्रा, गाड़ी XUVI महिंद्रा ऑन रोड, ये याद रखें। इससे आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का पैटर्न तो पक्का हो जाएगा। बाकी हमने क्या किया, बाकी ये यहां से क्वेश्चन ये मैंने डिटेल में इसलिए कराया क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन हिट होता है तो फिर मुश्किल आती है। एक तो ये याद रखें, ये दोनों वैल्यू मैंने आपको बता दी। E क्रॉस B इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन हिट होगा, ठीक है। डायरेक्शन पूछ लेते हैं, कई बार बोला है इधर चल रही है, ये डायरेक्शन I की साइड है, B की डायरेक्शन दी है, E की निकालिए। वो सिंपल है, आपने सिर्फ E क्रॉस B निकालना है और E क्रॉस B से आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमने ये भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी MCQ में देखा हुआ है मैंने, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। और ये वाला क्वेश्चन जब मैं आपको MCQ कराऊंगा तो एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा, तो फिर उस दिन मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए आपसे। एक क्वेश्चन आपका MCQ यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, ये भी होगा। इन वैल्यूज को याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। और तीसरा डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सिलेबस से डिडक्टेड है लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया। ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस है, एक गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता है, दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वो भी आपको बता दिया, तीसरा फैराडे लॉ ऑफ EMI वो भी आपने कर लिया, एम्पीयर सर्कुलर लॉ में क्या मॉडिफिकेशन की वो भी आपने कर लिया। कल हम जो है चलेंगे आगे, कल हम डेंसिटी निकालेंगे इसकी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रॉपर्टीज करेंगे। और कोई कुछ खास नहीं है इसमें, आपको 40 to 40 MCQ मैं करा दूंगा एंड यू विल बी परफेक्ट इन दिस चैप्टर। आई होप कि 26 से स्कूल लग जाए तो मच बेटर है, स्कूल में मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा जल्दी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। स्कूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे, देखो कितनी अच्छी सोच है। सर केसेस आ रहे हैं, कहाँ से लगेंगे? अरे दुआएं तो कर सकते हो, तुम दुआएं नहीं करते तो लगेंगे कहां से? केसेस कुछ नहीं आते, कुछ नहीं होता, सब पाखंड है।